हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ DT9 के सॉल्यूशंस के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं DT9 का सॉल्यूशन। लेकिन प्यारे बच्चों मैं आपको बस यही बताना चाह रहा हूँ, कोई भी पेपर का सॉल्यूशन सुनने का, पेपर देने का फ़ायदा तभी है जब आप पेपर को ढंग से एनालाइज करें, आपसे क्या गलतियाँ हुई और कोशिश करिए पेपर में प्रूव करिए कि ये पेपर स्कोरिंग था। आप डेफिनेटली स्कोर कर सकते थे इस पेपर में। अगर आप ये प्रूव नहीं करते हैं अपने आप को कि ये पेपर स्कोरिंग था तो ये पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं, और नेक्स्ट पेपर में भी आप गलतियाँ करेंगे। तो आपको ये जरूर प्रूव कर लेना चाहिए अपने आप को कि द पेपर वॉज स्कोरिंग एंड आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर, है ना। तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, ध्यान से पेपर को एनालाइज करिए। पेपर सच में आसान था। पेपर लगभग आपके बेटा जितने भी नीट पैटर्न एग्जाम्स होंगे आपके क्वेश्चंस देखे दिखाए से होंगे। कुछ एक क्वेश्चंस ही नए आते हैं, उसी में आपको दिमाग लगाना होता है। अगर आप केवल करे हुए क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपके नंबर एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर आएंगे और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नीट में कभी भी आपको नए क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं एक्चुअल एग्जाम में, बिकॉज क्योंकि 45 मिनट हैं, है ना। 45 क्वेश्चन है, 60 मिनट हैं और छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए बढ़िया करके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली नंबर आ पाएंगे। तो चलिए बातचीत बंद करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। प्यारे बच्चों, दीज आर दी क्वेश्चंस व्हिच वील बी डिस्कसिंग। थोड़ा सा शुरुआत का डिस्कशन आपको फास्ट लग सकता है, अगर लगे तो आप रिवीजन वीडियो को ध्यान से देखिए, फिर आपको क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगेंगे। तो प्लीज़ कीप ऑन टेकिंग दी स्क्रीनशॉट सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 and the last question 45। तो बच्चों अब जो शुरुआत के ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, इसको मैं थोड़ा सा तेज करने वाला हूँ, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अगर आपको लगे फास्ट ट्रैक पे जा रहा है तो आप ऐसा करेंगे, रिवीजन वीडियो कंप्लीटली देख लेंगे, आपको डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं SHM के क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, 400 न्यूटन पर मीटर बोलना चाहिए था, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और कह रहे हैं टोटल एनर्जी 2 जूल है। टोटल एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर। बेटा जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी होती है प्यारे बच्चों। मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी होती है। तो अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। क्या हो जाएगी बेटा? हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के, बेटा सबकी नजर इधर रहेंगी, मैं एक एक करके टोक नहीं पाऊंगा प्लीज। हाफ के ए स्क्वायर ये हो जाएगी टोटल एनर्जी। के दे रखा है 400, के दे रखा है 400, हाफ 400 ए स्क्वायर, और ये आपको दे रखी है 2 जूल। क्या दे रखी है? 2 जूल। हाफ के दे रखा है 400, ए मेरे को पता नहीं है, ये 2 है तो यहां से ये 200 आया। ए की वैल्यू आ गई 0.1। ए की वैल्यू क्या आ गई? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है बेटा। के एक्स होता है फोर्स, फोर्स क्या होता है? के एक्स, तो के एक्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ए, तो के ए बाय एम, एम दे रखा है 1, तो
k है 400 इंटू 0.1/1, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 40। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़े आगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass m is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executes SHM of time period t. If the mass is increased by m, the time period becomes 5t/3. Then the ratio of m to m is. बेटा हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस था, इस पे कैपिटल एम मास था, उसमें स्मॉल एम मास और जोड़ दिया है ना, और स्मॉल एम मास जोड़ने के बाद टाइम पीरियड जो हो गया प्यारे बच्चों वो 5t/3 हो गया। कितना हो गया टाइम पीरियड? बोलेंगे साथ साथ में 5t/3। और टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। क्या होता है बेटा टाइम पीरियड? 2π√m/k। 2π√, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा ये टाइम पीरियड आ गया 2π√m/k। तो अब बेटा मेरे को टाइम पीरियड चाहिए 5/3 टाइम्स। 5/3 टाइम्स अगर टाइम पीरियड करना है, जो कि मैंने आपको बेटा रिवीजन वीडियो में भी बता रखा है, अगर टाइम पीरियड को 5/3 टाइम्स करना है तो मास को हमको क्या करना पड़ेगा? मास को हम करना पड़ेगा 25/9 टाइम्स। मास को करना पड़ेगा 25/, कह दो आया, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, शाबाश। तो 25/9m करना पड़ेगा, 25/9m करना पड़ेगा। बोलो आया, हाँ कि ना? तो मास को हमको करना पड़ेगा 25/9m। तो बेटा ये बेसिकली मास हो गया, हम जानते हैं उसमें m जोड़ा, तो m + m = दिस हो गया। कह दो आया। यहां से स्मॉल m की वैल्यू बहुत शानदार तरीके से निकल के आ रही है, 16m/9। कर लेंगे? 16m/9। खाली कैलकुलेशन ही तो है यार। स्मॉल m बाय कैपिटल M क्या जाएगा? 16/9। बहुत शानदार तरीके से आंसर आ चुका है। बोलो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। The period of oscillation of a simple pendulum of length L suspended from roof of a vehicle which moves without friction down an inclined plane of inclination alpha is given by. बेटा देखो प्यारे बच्चों, यहां पर कह रहे हैं पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ अ व्हीकल, है ना। ये कह रहे हैं यहां पर एक रूफ है व्हीकल की, फ्रिक्शनलेस कह रखा है शायद, ट्रैक मूव्स विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g sin थीटा। mg sin थीटा बराबर ma। नहीं आया? अरे भैया अगर एक ब्लॉक रखा है इंक्लाइंड प्लेन पे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? g sin थीटा। mg sin थीटा ma हो जाएगा। कह दो आया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? g sin थीटा। एक्सेलरेशन क्या हो गया? नहीं आया। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन है प्यारे बच्चों g sin थीटा। कितना एक्सेलरेशन है? g sin थीटा। तो यहां हमारा बैठा दोस्त कौन बैठा है? प्रबल। तो प्रबल को क्या समझ में आएगा बेटा? मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, है ना। ये प्रबल को क्या दिखाई देगा? प्रबल कहेगा कि सर मेरा एक्सेलरेशन तो g sin थीटा है, मैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हूं, तो मैं सूडो फोर्स लगाना चाहता हूं। मैं सूडो फोर्स लगाना चाहता हूं। वैसे भी ये फोर्स तो काफी ज्यादा लगा ही रहा है। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। अब इस पे जो फोर्स होगा वो होगा mg cos थीटा इधर को, mg sin थीटा इधर को। अरे बोलो आया? नहीं आया? और g sin थीटा इसका एक्सेलरेशन है, तो ये एक फोर्स लगाएगा ma और a से अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी mg sin थीटा। और यहां से बहुत शानदार तरीके से mg sin थीटा की झंड होती हुई खाली और खाली एक ही फोर्स रह गया, mg cos थीटा। ओ, तो g के बदले g cos थीटा हो गया। टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√L/g cos थीटा। 2π√L/, बोलो आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? पीपी आ रहा है? बड़े आगे रिपीट कर दो। कौन कह रहा है? हाँ, मुंह से बोलेंगे फटाफट से, ठीक है। अब देखो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। g sin थीटा एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। g sin थीटा एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, ठीक है बच्चों। g sin थीटा एक्सेलरेशन से प्यारे बच्चों अगर ये नीचे आ रहा है मेरे दोस्त प्रसन्न, तो बेटा इस पे फोर्स हो गया mg sin थीटा mg cos थीटा। और मैं जानता हूं अगर फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे कोई ब्लॉक नीचे आएगा तो mg sin थीटा = ma से एक्सेलरेशन आएगा g sin थीटा। ये फ्रेम का एक्सेलरेशन g sin थीटा है। जहां पर मेरा दोस्त प्रबल बैठा है तो उसको क्या दिखाई देगा? रियल फोर्सेस के साथ साथ mg cos थीटा mg sin थीटा, टेंशन के साथ साथ एक सूडो फोर्स ma जो कि a से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। कह दो आया? हाँ कि ना। तो mg sin थीटा की इसी के साथ झंड होती हुई और mg cos थीटा नेट फोर्स हो गया, mg के बदले mg cos थीटा हो गया। तो टाइम पीरियड क्या आएगा? 2π√L/g के बदले 2π√L/g cos थीटा आएगा। कह दो आया? हाँ कि ना। अभिषेक आप लगातार इधर नहीं देख रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। चले बड़े आगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4। The length of a simple pendulum executing simple harmonic motion is increased by 21%. The percentage increase in the time period of the pendulum of increased length is. देखो बेटा बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है आपके सामने। लेंथ को 21% इंक्रीज कर दिया है, मतलब L से 1.21 L कर दिए। क्या ये बात समझ में आती है? बेटा 21% का मतलब होता है 100 में जो चेंज आता है उसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज।
हेलो किम जॉनसन, स्टैंड अप। किम बेटा है क्या ना बेटा, लेंथ को 21% इंक्रीज किया, तो 100 में 21 का इंक्रीज आता है, 100 में 21 का इंक्रीज, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज। तो 1 में कितने का इंक्रीज आएगा, 0.21 का। एल में कितने का इंक्रीज आएगा, 0.21 एल का। तो एल में इतने का इंक्रीज आया, तो एल हो कितना गया, लेंथ हो कितनी, इतने से तो बढ़ गई, एल प्लस 0.21 एल हो गई, मतलब 1.21 एल हो गई। अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 1.21 एल बाई जी। तो पहले अगर टाइम पीरियड टी था तो अब कितना हो गया, परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड पूछ रहे हैं बेटा। 1.21 का अंडर रूट होता है 1.1, तो अब 1.1 टी हो गया, क्या दो आ गया, नहीं आया। इसका मतलब 0.1 टी से बढ़ गया, मतलब 10% से बढ़ गया, तो इंक्रीज कितना है, 10%। बोलो आया, हाँ कि ना, अरे आंचल का है, आया समझ में, ठूस लो जाके, कौन है, नहीं है बेटा। देखो असल में ऐसा है ना कि लेंथ को हमने कर दिया बेटा 21% से बढ़ा दिया, 100 में 21 का इंक्रीज आया, तो 1 में 0.21 का इंक्रीज आएगा, एल में 0.21 एल का इंक्रीज आएगा। एल थी 0.21 एल से बढ़ गई, तो एल प्लस 0.21 एल हो गई, मतलब 1.21 एल हो गई बेटा। अगर कोई कहेगा लेंथ में 50% का इंक्रीज है, मतलब 1.5 एल हो गई, लेंथ में 60% का इंक्रीज है, मतलब 1.6 एल हो गई, लेंथ में 70% का इंक्रीज है, मतलब 1.7 एल हो गई, लेंथ में 73% का इंक्रीज है, मतलब 1.73 एल हो गई, लेंथ में 13% का इंक्रीज है, मतलब 1.13 एल हो गई। और बोलूं हो गया, 21 का इंक्रीज आया तो 1.21 एल हो गई, 1.21 का अंडर रूट होता है 1.1, तो टाइम पीरियड 1.1 टाइम्स हो गया। तो टी में 0.1 टी का इंक्रीज आया, मतलब 10% का, ये इसका 1/10 है ना, तो टाइम पीरियड में कितने का इंक्रीज आया, 10%। कितने का इंक्रीज आया, आ गया बेटा। अरे हाँ ना बोलो यार, आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एक वन टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो, जहां से चले थे वहीं आ गए, जो वेलोसिटी थी वही हो गई, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है एक टाइम पीरियड में, जीरो। क्या तो आया यार, एवरेज वेलोसिटी भी जीरो, एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो, और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइम पीरियड में जीरो, जहां से चले थे वहीं आ गए। बोलो आया, नहीं आया। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है एक टाइम पीरियड में, 4 है, ये आया था पिछले साल, पता है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन टाइम पीरियड 2019 में, पता है आप लोगों को ये बात। नेक्स्ट, देखो मेरी बात सुनो तो बेटा, के क्या है बताना है, के कांस्टेंट है या नहीं है बेटा। अगर माइनस के रूट एक्स लग रहा है और ये एसएचएम कर रहा है, तो बेटा फोर्स तो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स होता है ना, तभी एसएचएम होता है। इसका मतलब के अंदर एक रूट एक्स है, ये मतलब कुछ सी रूट एक्स टाइप का हो, तभी रूट एक्स मिलके एक्स बनेगा। बोलो आया, अरे हाँ कि ना, मॉड्यूल का क्वेश्चन है जानते हो, एक्सरसाइज 2 का शायद पहला ही है। तो माइनस के एक्स बनेगा, क्या बनेगा, अरे हाँ ना तो बोलो यार, क्या बनेगा, माइनस के एक्स। क्या बनेगा, कब बनेगा माइनस के एक्स, जब के अंदर भी एक रूट एक्स हो। तो के की वैल्यू कुछ इस तरीके की होगी, दैट इज एक्स के बढ़ने के साथ साथ के को बढ़ना पड़ेगा, एक्स के बढ़ने के साथ साथ के को। बोलो आया, बढ़े आगे। नेक्स्ट, अरे बेटा यहां से पकड़ के लटकाया। अब बेटा जब इसको इधर करूंगा तो टॉर्क क्या आएगा, एम जी, ये एक्सेस है, एम जी r/4 साइन थीटा को थीटा बोल दूं, नहीं आया, r/4 साइन थीटा स्मॉल ऑसिलेशन के लिए, तो एम जी r/4 थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ गया, एम जी r/4 थीटा। अरे हाँ ना तो बोलो यार, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा, आई क्या होगा, mr² 2 प्लस IC प्लस MD², mr² 2 प्लस mr²/16। क्या दो आ गया यार, I ω² थीटा। थोड़ी जगह कम पड़ गई, एनक्रोचमेंट करना पड़ गया। अरे क्या दो आ गया यार,
एम जी बेटा करते क्या था बेटा, एम जी सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इंटू थीटा। क्या ये बात याद आ गई है? हाँ ना बोले? बेटा अगर दिक्कत हो तो आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन वीडियो एक बार देख लेंगे, पक्के से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एम जी आर बाय 4 थीटा बराबर आई ओमेगा स्क्वायर थीटा, है ना। एम अच्छा बाद में काटेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8 बाय 16 9 बाय 16 9 एम आर स्क्वायर बाय 16 ओमेगा स्क्वायर थीटा एम जी आर बाय 4 थीटा। अब इसके बाद क्या करेंगे, m को काटेंगे, m को काटेंगे, r को काटेंगे, r को काटेंगे, थीटा को काटेंगे, थीटा को काटेंगे, 4 को भी काटेंगे, फिर ओमेगा को निकालेंगे, ओमेगा को निकालेंगे अंडर रूट 4g बाय 9r और 2 पाई बाय t के बराबर कर डालेंगे। बोलो आया? तो टाइम पीरियड क्या गया, 2 पाई अंडर रूट 9r बाय 4g, कह दो आ गया। तो इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या हो जाएगी, 9r बाय 4 क्या हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन 4। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। A man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be 3 seconds. If the lift accelerates upward, the acceleration of the pendulum will be. बेटा कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, g बाय 4 से। तो टाइम पीरियड बेटा अगर पहले t था तो अब कितना हो जाएगा, अरे भाई अगर a से ऊपर जाएगा तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा, g प्लस a। अरे बोलो आया यार? अब टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए। बोलो आया? g के बदले g बाय 4 पुट कर दो। टाइम पीरियड था 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, नहीं आया। तो अब टाइम पीरियड t डैश हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस जी बाय 4 क्या हो जाएगा, 5g बाय 4, नहीं है। 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी को t कह दो, तो अंडर रूट 4 बाय 5 टाइम्स दैट इज 2 बाय रूट 5 t। तो अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 बाय रूट 5 t, दैट इज ऑप्शन 3। कह दो आया? कोई दिक्कत? हाँ कि ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 5 identical springs are used in the following 3 configurations. Time period of vertical oscillation in configuration 1, 2 and 3 are in the ratio. बेटा टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलेंगे साथ साथ में, 2 पाई अंडर रूट। टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टाइम पीरियड क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 पाई अंडर रूट। कोई दिक्कत? हाँ कि ना? 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। तो पहले वाले में खाली एक ही है के, क्या दो आया? इसका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। चलो लिखते चलते हैं। इसका के का सीरीज में तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, के बाय 2, नहीं आया। ऐसे कैसे, हमको तो लिख के करना पड़ेगा। 1 बाय के इक्विवेलेंट 1 बाय के प्लस 1 बाय के 2 बाय के इक्विवेलेंट के बाय 2, कह दो आया 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के बाय 2, नहीं है। और अगले वाले में के और के पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा के 2 के। अरे कह दो आ गया यार, 2 पाई अंडर रूट एम बाय 2 के। अब जब इनका रेशियो लूंगा तो 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, तो दोनों में सब में कट जाएगा। तो ये पहला तो 1 हो गया, दूसरे में रूट 2 आ गया, तीसरे में 1 बाय रूट 2 आ गया। 1 is to रूट 2 is to 1 बाय रूट 2, ऑप्शन 1। बड़े आगे? कोई दिक्कत? नेक्स्ट। A body is on a rough horizontal surface which is moving horizontally in an SHM of frequency 2 Hz. The coefficient of static tension between the body and the surface is 0.5. The maximum value of amplitude to which the body will not slip along the surface is approximately. बेटा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसके लिए स्लिप ना करे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसके लिए बॉडी स्लिप ना करे। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होगा जिसके लिए बॉडी स्लिप ना करे? बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, म्यू जी। कितना हो सकता है? अरे ये है ना, ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर बॉडी है। अब अगर ये ऑसिलेट कर रहे हैं, छोटा एम्पलीट्यूड होगा ना तो नहीं स्लिप करे, लेकिन एम्पलीट्यूड को बड़ा करूंगा तो स्लिप कर जाए, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है। अगर एक बॉडी प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो क्या सकता है, म्यू जी। क्योंकि जब ये इधर आएगा, इस पर फ्रिक्शन इधर को आएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, एफ की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो प्यारे बच्चों म्यू जी हो सकता है ना, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता।
तो बस आपको ये देखना था कि अगर प्लेटफॉर्म को तो जितनी मर्जी तेज चला लोगे आप, ए बढ़ा दोगे तो ओमेगा स्क्वायर ए बढ़ गया, है ना फरदौसी। तो बेटा ओमेगा स्क्वायर ए की मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर ए ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ये म्यू जी ही कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? म्यू जी ही कर सकते हैं। ओमेगा 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? 2 पाई एफ मतलब 4 पाई हो जाएगा, हाँ ना बोलो यार। ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू म्यू जी। म्यू कितना दे रखा है? 0.5 इंटू 10 5। पाई स्क्वायर क्या होता है? 10। पाई स्क्वायर क्या होता है? 10। 4 स्क्वायर 16, 160। तो एम्पलीट्यूड किस में पूछा? सेंटीमीटर में, ठीक है। 5/160 इंटू 100 कर लेंगे कैलकुलेट यार। अरे ओमेगा स्क्वायर ए म्यू जी, पाई स्क्वायर को 10 लेते हैं, पाई स्क्वायर को 10 लेते हैं, 5 नहीं है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 25/8 कुछ आएगा 3 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। अब अप्रोक्सीमेटली अगर बात करी तो 3, क्वेश्चन में कह रखा है अप्रोक्सीमेटली, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन। अप्रोक्सीमेटली 3, 25/8 3 पॉइंट, मैं जानता हूं 3 3 3 3 3 शाम तक 3। अरे हाँ ना बोलो। साहिल बेटा आ रहा है नहीं आ रहा है? अंजलि ठाकुर, अरे बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? म्यू जी। अगर कहते वर्टिकल है, क्या कहते? और कहते कि अगर ये इसको छोड़े नहीं, ये इसको छोड़े नहीं, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या लेते हैं? जब एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, क्योंकि जी से ज्यादा किया तो ये तो जी से तेज आ नहीं पाएगा। कोई भी चीज जी से तेज नहीं चल पाती अपने आप से जब तक उस पर फोर्स ना लगाया जाए। अरे हाँ ना बोले यार। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जी आता है ना। अगर आपने इसको जी से तेज खींचा फिर क्या हो जाएगा? हम जुदा हो गए, हम जुदा, पर जुदा हमको करना नहीं है। तो वहां पर क्या करना पड़ता? अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन हो तो ओमेगा स्क्वायर ए को जी के बराबर करना पड़ता, और हॉरिजॉन्टल होगा तो ओमेगा स्क्वायर ए को म्यू जी के बराबर करना पड़ेगा। बोलो आया? हाँ कि ना? कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाए थे? मजा आ गया यार, इतने बच्चे भी कर पाए थे तो भी हम खुश हैं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट। A person normally weighing 60 kg stands on a platform which oscillates up and down simple harmonically with a frequency 2 Hz and an amplitude 5 centimeters. If a machine on the platform gives the person's weight, consider the following stages. First, the maximum reading of the machine will be 108 kg. Second, the maximum reading of the machine will be 90 kg. Third, the minimum reading of the machine will be 50 Okay. kg. तो बेटा पीछे बातचीत नहीं करेंगे, जीवन बातचीत नहीं करेंगे बेटे, को हम उठा के फेंक देते हैं ना, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कह रहे हैं मैक्सिमम कितनी रीडिंग आएगी, मिनिमम कितनी रीडिंग आएगी। हेलो बेटा ऐसे ऐसे कर रहे, कैसे कर रहे हैं? नहीं है? हाँ अब देखो ये है मान लो वेइंग मशीन, मान लो खड़ा अपना भाई कमलेश, है ना। हालांकि इस कंडीशन में रीडिंग हमेशा 0 आएगी, नहीं है समझ में? बहुत ही पतला है भाई ये। अब चलो मान लो कि मोटा वाला कमलेश है। अब बेटा मेरी बात सुने ध्यान से, जब इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर को होगा तो उस टाइम रीडिंग क्या आएगी? अच्छा वेइंग मशीन बताती क्या? नॉर्मल फोर्स। ये मत कहते ना वेट बताती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं बिल्कुल डाइटिंग मेरे को करनी ही नहीं पड़ती कभी भी। मैं तो तुरंत से भाई ऐसे पाँव रखता, 55, बहुत मजा हो गया। अरे हाँ ना बोलो यार, कमबख्त 70 से नीचे करती नहीं कभी भी। तो वो बताती है नॉर्मल फोर्स। क्या बताती है? कितना कस के आपने उसको पुश किया। तो जब आप पूरा उस पर खड़े हो जाते तब नॉर्मल आता है। क्या तो आया? मतलब आप पूरा नहीं खड़े हो तो भी नॉर्मल ही आएगा, पर आपने कितना लगाया है। जब आप पूरा चढ़ जाएंगे उसके ऊपर तब उस टाइम वेट आएगा, और वो भी लिफ्ट में नहीं होनी चाहिए। पर कौन अपनी वेइंग मशीन को लिफ्ट पे रखता है यार, है ना। ये तो फिजिक्स में ही होता भाई, वेइंग मशीन लिफ्ट में वेइंग मशीन पड़ी है भाई। तुम्हारा कहीं पर भी रहे, कभी लिफ्ट में गए हो तो देखा कभी लिफ्ट में वेइंग मशीन? ना, पता नहीं कौन रखाता है यार। एक मैं थक गया हूँ ये फिजिक्स की प्रॉब्लम से। एक कहता अ मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रोड, स्टैंडिंग हिज अम्ब्रेला एट एन एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल टू कीप द रेन अवे, एंड देन ही थ्रोज हिज अम्ब्रेला एंड स्टार्ट्स रनिंग। अरे बावड़ी पूछ, अगर मान लो मजे करने का मन है, बारिश में भीगने का, तो भी फोल्ड करो उसको, पैक करो, एंड देन ही स्टार्टेड रनिंग, ही थ्रोज हिज अम्ब्रेला। पता नहीं क्या सिखा रहे हैं आजकल के बच्चों को। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे नवंग बेटा, एन ऊपर को आएगा, एम जी नीचे को आएगा। बोलो आया?
एन माइनस एम जी बराबर एम है, कह दो आया। अरे हाँ की ना, तो एन क्या हो जाएगा एम जी प्लस है, एन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा एम जी प्लस है, एन हो जाएगा एम जी प्लस है। अच्छा बस बेसिकली जी इफेक्टिव आ जाता है यार, कह दो आ गया। अब अगर ये ए से नीचे जा रही होगी तो क्या आ जाएगा एम जी माइनस है, कह दो आ गया। तो मैक्सिमम रीडिंग क्या आएगी एम जी प्लस है, मिनिमम क्या आएगी एम जी माइनस है। अच्छा ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ओमेगा स्क्वायर है। अरे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, मैक्सिमम रफ्तार है ओमेगा। एक बार की बात है, मेरे को एक पार्टिकल मिला, कह रहा सर आई एम एसएचएम। मैंने कहा हु आर यू, टेल मी मैथमेटिकली। कहता आई एम एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस वाई। कहता आई एम, तो मैंने कहा व्हाट इज योर वेलोसिटी, कहता सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने कहा हाउ सालू, तो कहता dx by dt इक्वल टू v, dx by dt इक्वल टू v, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, दैट इज मैक्सिमम रफ्तार इज a ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। कुछ लोग आके कहते हैं कि हमको रफ्तार नहीं पता क्या होती है, वेलोसिटी स्पीड, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं है, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, मतलब मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है। सृष्टि समझ में आया। अब तो बेटा मैक्सिमम रीडिंग क्या आएगी, अच्छा मास में रीडिंग आ रही है ना, कोई दिक्कत की बात, आई विल टेल यू। तो बेटा देखो मास कितना था 60, कितना था 60। नॉर्मल फोर्स क्या बन जाएगा 60 इंटू 10 प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी है 2 और एम्पलीट्यूड क्या है 5, तो ओमेगा स्क्वायर ए की वैल्यू पहले से निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर है, अरे वही कैलकुलेशन है 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी 2 है ना, ए दे रखा है 5/100, कह दो आ गया यार, नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा, मदद करो जरा यार, 2 पाई एफ तो बेटा 4 पाई हो गया ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 2 है यार। ओमेगा स्क्वायर 4 स्क्वायर क्या होता है 16, वेरी गुड, 16 इंटू 5 और पाई स्क्वायर क्या होता है 10 और नीचे ये 100 करता है, इसकी तो झंडू यहां से, और फिर 2 8 आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या आ गया, तो मैक्सिमम रीडिंग क्या आएगी 60 इंटू 10 प्लस 8। बस इसको mg के बराबर करना है, नहीं है, जो नॉर्मल फोर्स होता है ना उसको mg के बराबर करना होता है, क्योंकि बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मेरा वेट है 70 तो नॉर्मल फोर्स में क्या लगा रहा हूं 70g, पर वो मेरी रीडिंग क्या बता रहा है 70, दैट इज अपॉन g बताता है, रीडिंग क्या बताता है अपॉन g, अपॉन नहीं है, नॉर्मल तो मैंने लगाया 700 पर वो बता क्या रहा है 70, नहीं है अमित, खाली कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है, अमित जैसों के लिए मशीन रीडिंग नहीं देती, वो कहती है कम 1/1, कम, हाँ तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अमित बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अमित बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, तो बेटा ये कितना आ जाएगा 60 इंटू 18 कर पाओगे, 18 0 0 18 6 कितना आएगा 108 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 108, मैक्सिमम रीडिंग क्या आएगी 108, मैक्सिमम रीडिंग क्या आएगी, और मिनिमम क्या आएगी 60 इंटू 10 माइनस 8, ये क्या हो जाएगी 120 इज इक्वल्स टू एम जी करो, मतलब अपॉन जी, दैट इज 12, मिनिमम आएगी 12 और मैक्सिमम आएगी 108, मिनिमम 12 और मैक्सिमम 108, मतलब एम जी प्लस ए और एम जी माइनस ए, जब एक्सेलरेशन ऊपर को होगा तो एम जी प्लस ए, तो मैक्सिमम कब बनेगी जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, मिनिमम कब बनेगी जब नीचे आ रहा होगा तो एम जी माइनस ए, जब एक्सेलरेशन नीचे को होगा तो एम जी माइनस ए, और जब ए मैक्सिमम होगा तो मिनिमम रीडिंग हो जाएगी दैट इज एम जी माइनस ए, ए क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए, क्या दो आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन, क्या दो आया सालू आया, फिर से बताना पड़ेगा लग रहा है, देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हेलो अभिषेक, बेटा ऐसा है कि अगर ए एक्सेलरेशन ऊपर को है, या तो आप ये कह सकते हो एन माइनस एम जी, ये टोटल फोर्स हो गया बराबर है में, या तो डायरेक्टली कहो ना जी इफेक्टिव हो गया जी प्लस है यार, एम जी प्लस है, नॉर्मल एम जी प्लस है आएगा, पर क्या नॉर्मल फोर्स रीडिंग होती है या नॉर्मल फोर्स अपॉन जी रीडिंग होती है, अपॉन जी होती है, तो बेटा एम जी प्लस ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 8 आपने बताया मेरे को ओमेगा स्क्वायर ए से, तो एम जी प्लस ए बाय जी कर देंगे, और मिनिमम रीडिंग एम जी माइनस ए बाय जी कर देंगे, क्योंकि जब एक्सेलरेशन नीचे को होगा, जब प्लेटफॉर्म नीचे को ऑसिलेट कर रहा होगा,
जब प्लेटफॉर्म, तो बेटा तब रीडिंग आएगी mg माइनस ए। मिनिमम कब बनेगी? जब a मैक्सिमम हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है, दैट इज m कितना था 60, 10 माइनस 8, हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो, इज इक्वल्स टू, मतलब ये कितना आ जाएगा 120, और 120 बाय g कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12। क्या तो आया, हाँ ना बोले? अमित बेटा आ गया समझ में? अमित इज अ गुड बॉय, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A simple pendulum is set up in a trolley which moves to the right with an acceleration a on the horizontal plane. Then the Z of the medium of this pendulum is a mean position makes an angle theta with the vertical. और tan थीटा a बाई जी होता है। क्या ये बात बताऊं या समझ में आ गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। अरे हाँ ना बोलो यार, है ना? ये गाड़ी जा रही है एक्सेलरेशन से, कितने एक्सेलरेशन से? यहाँ मेरा भाई कमलेश बैठा हुआ है। अब इसको क्या दिखाई देगा? क्या कहा सर ये a एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, t का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस कर लेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे तो चल नहीं रही है, तो t cos थीटा तो mg के बराबर होगा। बेटा एक क्लास का क्वेश्चन होता है बहुत ही कॉमन, और t साइन थीटा आगे को आ रहा है। क्या ये बात आपको याद थी पहले से? कितने लोगों को पेपर में ये सॉल्व करना पड़ा था? सॉल्व कितनों को करना पड़ा था? tan थीटा a बाई जी भूल गए थे? अच्छा करा रहे थे एक बार, डिवाइड करेंगे tan थीटा a बाई जी। क्या दो आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। A simple pendulum has a time period t1. The point of suspension is now moved upward according to the equation y is equal to kx square, where k is 2.5 meter per second square. The new time period is t2, then the ratio of t1 by t2 square will be. अच्छा पहले t1 है, पहले टाइम पीरियड क्या है? t1। पहले क्या टाइम पीरियड? मतलब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है t1, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये है t1, हाँ ना बोलो? ये t1 है। अब t2 पता है क्या है? इसकी y दे रखा है kt स्क्वायर, y है 2.5 t स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी dy बाई डी टी से 5t, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा dv बाई डी टी से 5, हाँ ना बोलो? तो अब टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, तो t2 क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? a ऊपर है 5, तो g प्लस a मतलब 15, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 15, क्या दो आया? और अब टाइम पीरियड कह रहे हैं t2 है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था। मैंने आपको जब थ्योरी पढ़ाई थी तो भी मैंने आपको ये बात बताई थी, मैंने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो भी आपको बताया था 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव में वो आपको a हो सकता है डायरेक्टली दे दे या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब इन्होंने थोड़ा सा ही तो चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दी, तो dy बाई डी टी से वेलोसिटी आती है, dv बाई डी टी से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितने लोग कर पाए थे? अरे यार थोड़ा सा दिमाग लगाने को है तो लगाने की कोशिश करें, है ना? लेकिन हल्के हल्के सीखते चले जाएं, यही क्वेश्चन को रिपीट कर पाए। जब नीट में है तो पक्का कर पाए, नीट में नया नहीं आएगा, भरोसा माने, क्योंकि तब तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके होंगे। नीट में नया आता ही नहीं। t1 बाई टी टू स्क्वायर बताएं, तो t1 बाई टी टू क्या जाएगा? अंडर रूट 15 बाई 10। अरे यार डिवाइड तो कर लोगे इन दोनों को, 2 पाई अंडर रूट एल कट जाएगा, अंडर रूट 15 बाई 10 का स्क्वायर, 15 बाई 10 दैट इज 3 बाई 2, ऑप्शन 4 हो गया, हाँ ना बोलो यार? अरे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी करना था यार पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि ए एक्सेलरेशन था ना यार, ए आया 5, ए कितना आया 5, बस कुछ नहीं। अब यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, जी प्लस ए क्या हो गया बेटा 15, t1 बाई टी2 करना है, कर लोगे? अरे हाँ ना बोलो यार? राजश्री खड़े जाओ, तीनों खड़े जाओ, उधर वाली हो, तीनों उधर वाली खड़े जाओ, कोने वाली। समझ में आ गया बेटे? आ गया, वेरी गुड, बैठो। नेक्स्ट। Two simple pendulums of length 5 meter and 20 meter respectively are given small linear displacement in one direction at the same time. Then they will again be in phase when the pendulum of shorter length has completed n oscillations. बेटा एक की लेंथ 5 मीटर है, एक की लेंथ 20 मीटर है ना? छोटे वाले को कितने ऑसिलेशन करने पड़ेंगे ताकि सेम फेज में आ जाए? अभी इकट्ठे चले, दोबारा इकट्ठे कब चलेंगे? दोबारा इकट्ठे देखो मैं बताता हूं ध्यान से। जिसकी लेंथ 5 है और दूसरे की लेंथ क्या है 20, लेंथ को 4 टाइम्स करने से टाइम पीरियड डबल हो जाता है। हेलो जिनीता ठाकुर, खड़ी जाओ, खड़ी जाओ वहां पे। बेटा एक की लेंथ है 5 मीटर, एक की लेंथ है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोले टाइम पीरियड क्या होता है? बोले 2 पाई अंडर रूट
कह रहे लेंथ को हमने 5 से कर दिया 20। क्या आप ये बात समझ नहीं सकते हो कि लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स करने से टाइम पीरियड डबल हो जाएगा? हाँ ना बोलो यार। एक का टाइम पीरियड t होगा, दूसरे का 2t होगा, तो एक 2t टाइम बाद वापस आएगा और एक t के बाद आएगा, फिर t के बाद आएगा। तो इकट्ठे कब दोबारा चलेंगे? जब छोटे वाले के 2 ऑसिलेशन हो जाएंगे और बड़े वाले का 1। क्या 2 आया? नहीं आया? हाँ ना बताओ, आ रहा है समझ में? कौन है कौन है? फिर से बताएं, खड़े जाओ। यू आर अ गुड बॉय। भाई सोच रहे ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा लेंथ 5 मीटर है, हमने क्या कर दी 20 मीटर कर दी। क्या कर दी जिनीता? बेटा हमने लेंथ कर दी 20 मीटर, मतलब 4 टाइम्स कर दी लेंथ। कितनी कर दी? और बेटा लेंथ को अगर 4 टाइम्स करेंगे तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा? नहीं है, तो टाइम पीरियड डबल हो गया। इसके लिए 2t होगा, इसके लिए t होगा। दोनों को इकट्ठे डिस्प्लेस करके छोड़ा तो एक t टाइम बाद वापस आएगा, फिर t के बाद आएगा और दूसरा 2t के बाद आएगा, फिर 2t के बाद आएगा, मतलब 2t 4t 60 पे वापस आएगा। कह रहे दोबारा से सेम फेज में कब आएंगे? दोबारा साथ में कब होंगे? एक t के बाद वापस आएगा, दूसरा 2t के बाद वापस आएगा। साथ में कब होंगे? 2t के बाद, मतलब 2t टाइम के बाद। मतलब छोटे वाले के 2 ऑसिलेशन होगा और बड़े वाले का 1 ऑसिलेशन होगा, फिर साथ साथ होंगे। फिर जैसे मान लो अगर एक का टाइम पीरियड होता 1.2 और एक होता 1, एक का 1.2 सेकेंड होता, एक का 1 सेकेंड होता, बताओ छोटे वाले के कितने ऑसिलेशन लगेंगे? 6। 1.2 इंटू 5 6। ये 1.2 पे वापस आएगा, 2.4 पे आएगा, 3.6 पे आएगा, 4.8 पे आएगा, 6 पे आएगा, और ये 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा। इकट्ठे कब चलेंगे? 6 सेकंड बाद। क्या 2 आया? अरे एलसीएम लेना है यार। मतलब अगर एक का टाइम पीरियड 2 सेकंड, एक का 3 सेकंड है, कितने ऑसिलेशन के बाद, कितने टाइम बाद फिर से इकट्ठे स्टार्ट होंगे? छोड़ा, ये 2 के बाद आएगा, 4 के बाद आएगा, 6 के बाद आएगा, 8 के बाद आएगा, 10 के बाद आएगा, 12 के बाद, ये 3 के बाद आएगा और 6 के बाद भी आएगा। 2 4 6 सेकंड के बाद इकट्ठे स्टार्ट होंगे। तो बड़े वाले के 2 ऑसिलेशन, छोटे वाले के 3 ऑसिलेशन। अगर 2 और 3 सेकंड होगा, ये 2 के बाद आया, 4 के बाद आया, 6 के बाद आया, ये 3 के बाद आया, फिर 6 के बाद आया। तो बड़े वाले के कितने ऑसिलेशन हुए? 2, और छोटे वाले के कितने ऑसिलेशन हुए? 3। जगन्नाथ आगे बेटा, खड़े जाओ। पक्का समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बैठ। हाँ, बड़े आगे। हाँ, अगला में है बेटा हॉलो स्फीयर में से पानी लीक करता जा रहा है, तो पहले टाइम पीरियड बढ़ता है और बाद में जब पूरा पानी निकल जाता है तो सेंटर ऑफ मास वापस वहीं आ जाता है, तो टाइम पीरियड वही का वही हो जाता है। बेटा पहले क्या है, मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूं ना, सुनो ध्यान से। हेलो, क्वेश्चन नंबर है ये 15। ये इसके अंदर पानी है। क्या है? पानी इन नीड इज अ पानी इन डीड। यहां से बेटा क्या है? पानी निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पहले पिएंगे ना। मेरी बात सुनो ध्यान से। हेलो मुक्की, स्टैंड अप। मुक्की, यहां से पानी निकलेगा, सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, पर सारा निकल जाएगा तो सेंटर ऑफ मास वापस हॉलो स्फीयर के सेंटर पे आ जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में पहले एल बढ़ेगा, फिर घट के वापस से वही हो जाएगा। टाइम पीरियड पहले बढ़ेगा लेंथ बढ़ने के कारण, और फिर घट के वापस से वही हो जाएगा। क्या 2 आया? कितने लोग जानते थे ये क्वेश्चन अपनी शीट का ही था? आपने देखा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी शीट के दिखाई दिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, A particle executes SHM with frequency f. The frequency with which its kinetic energy oscillates is, बता दो यार। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी 2f। ये तो सब लोग कर पाए होंगे। रट लिया था हम लोगों ने पहले से ही। अरे भाई, अगर ऑसिलेशन का टाइम पीरियड t है तो बेटा आप रिवीजन वीडियो एक बार देख लेंगे तो आपको तब भी क्लियर हो जाएगा। वैसे देखो, जब इधर जाते हैं, मैं ये मान लो मीन पोजीशन है, जब मीन पोजीशन से इधर जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटती है और पोटेंशियल एनर्जी, जब वापस आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आया? हल्के होता जाता है, रुक जाता है, फिर बढ़ती है और फिर हल्के होता रुकता है, फिर ऐसे। तो जैसे अब जब इधर जाएगा फिर से वही काइनेटिक एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि कॉम्प्रेशन बढ़ रहा है। और जब इधर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी घटेगी।
तो जैसे घटी बढ़ी फिर से घटी बढ़ी, तो एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी की 2 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। इसलिए टाइम पीरियड जो होगा काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का वो आधा हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। आपको पता मैंने खड़ा क्यों किया था? नहीं पता? सोचना। तो काइनेटिक एनर्जी के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। क्या दो आया? नेक्स्ट। A second pendulum is placed in a space laboratory orbiting around the Earth at a height of 3 r, and the radius and r is the radius of the Earth. The time period of the pendulum is इनफाइनाइट। बेटा सैटेलाइट में है ना, अगर लिफ्ट की वो काट दे, क्या बोलते हैं, रस्सी काट दे, है ना, तो क्या आएगा बेटा? तो भी इनफाइनाइट। वैसे तो ऑसिलेट ही नहीं करेगा, लेकिन मतलब अगर गरीबी हो तो हमको आंसर क्या बोलना है? इनफाइनाइट। अगर कोई मान लो पेंडुलम को लेके छत से कूद जाए तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या आएगा? इनफाइनाइट। क्योंकि बेटा दोनों ही जी से आ रहे हैं तो वो मुड़ ही नहीं पाएगा। हाँ ना बोलो यार, ऑसिलेशन होगा ही नहीं एक्चुअली में। तो फिर अगर कोई क्या कितने टाइम बाद वापस आएगा? तो इनफाइनाइट टाइम बाद। इनफाइनाइट टाइम तक वो हवा में रहेगा। चलिए कोई बात। नेक्स्ट बेटा, जीरो ऑसिलेशन कंप्लीट होने का टाइम जीरो हो सकता है क्या? अब समझ में आ गई? तुम पूछो नहीं, तुम खाली ठूसो। चलिए नेक्स्ट। the period of a particle in SHM is 8 seconds. At t is equal to 0, it is at mean position. The ratio of the distances traveled by it is 50 in a 6 second is. क्या हमने nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको करवा रखा था? yes, कितने टाइम पीरियड के लिए? एक बार 8 के लिए और एक बार 12 के लिए। क्या दो आए? करा रखा था। अच्छा, कितने लोगों को मालूम है 8 के लिए और 12 के लिए? और बेटा यही तो बन सकता है क्वेश्चन। याद आ गया रीजन? बेटा यही 2 के लिए बन सकता है, 1 के लिए और बन सकता है वैसे, है ना, वो मैंने आपको नहीं कराया था। क्योंकि दूसरा वाला जो बनता है ना वो मैथ्स वालों के लिए बनता है, क्योंकि वाले एंगल्स के ना साइन वगैरह आपको निकालने नहीं आते, पर उनको आते होते हैं। हाँ, अब आइए देखिए बेटा, 8 सेकेंड टाइम पीरियड है। 8 सेकेंड में 2 पाई घूमेगा, करेस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला। तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? पाई बाय 4। 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? बस ठीक है, यहां से यहां 1 सेकेंड बाद फिर 1 सेकेंड। ये पहले सेकंड में ये ट्रेवल करेगा, दूसरे सेकंड में यहां से यहां, तीसरे सेकंड में यहां से यहां, चौथे सेकंड में यहां से यहां। ये 5th सेकंड वाला है, ये 6th सेकंड वाला। तो पाई बाय 4 अगर ट्रेवल करेगा तो यहां पर था तो शेडो यहां थी, a साइन पाई बाय 4 मतलब a बाय रूट 2। तो 5th सेकंड में a बाय रूट 2 ट्रेवल किया और 6th सेकंड में यहां से a पे आ गया, तो a माइनस a बाय रूट 2। कह दो आ गया यार? तो एक में a बाय रूट 2 और एक में a माइनस a बाय रूट 2। कह दो आ गया? पूछा क्या? रेशियो पूछा है। करूं? कितने लोग चाहते हैं कि भाई मजा आ जाएगा अगर आप सॉल्व कर दो, कमाल हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटा। पहले सेकंड में a बाय रूट 2, दूसरे सेकंड में a माइनस a बाय रूट 2, तीसरे सेकंड में फिर से वही a माइनस a बाय रूट 2, चौथे सेकंड में फिर से a बाय रूट 2। कह दो आ गया यार? 19th। A particle is executing SHM period 4 seconds. The time taken by it to move from extreme position to under root 3/2 of the amplitude is. छी बेटा, एक्सट्रीम से √3/2 तक आने का टाइम पूछ रहे हैं। ऐसे गरीब क्वेश्चंस। एक्सट्रीम पे पार्टिकल कहां पे? a √3/2 पे आना है, मतलब यहां से यहां पे आना है। कह दो आ गया? मतलब 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाय 6 ट्रेवल करना है। कह दो आ गया? तभी तो ये a cos 30 ही तो a √3/2 होता है। नहीं आया? तो a से a √3/2 पे आने का टाइम, पाई बाय 6 घूमने का टाइम, 2 पाई घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t/2, पाई बाय 6 में t/12, 4/12 1/3 सेकेंड्स। किसका पेपर मेरे हाथ में? चलिए कोई बात नहीं। हाँ, इसके बाद वेलोसिटी और x में क्या ग्राफ आता है? एलिप्स। क्या दो आ गया यार? vx एलिप्स होता है, ax स्ट्रेट लाइन होता है, va v और a में क्या ग्राफ आता है? फिर से एलिप्स। नहीं आया? x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 लिख देता हूं। चलो खाली साइन ओमेगा t तक लिख दूं, चलेगा या आगे लिखूं?
v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ए इक्वल टू बेटा लिखवा दो यार माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, हाँ ना तो बोल दो यार। तो एक्सेलरेशन और x में ए साइन ओमेगा टी एक्स है, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या होगी स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। ए एक्स ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन, ए एक्स ग्राफ क्या होता है v और x में साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 कर दो, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, मदद तो कर दो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वी स्क्वायर बाय ए ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 क्या होता है एलिप्स। v और a में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 कर दो, वी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर से वैसी ही चीज आ गई, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा वी एक्स में क्या ग्राफ होता है एलिप्स, वी ए में क्या होता है एलिप्स, ए एक्स में क्या होता है स्ट्रेट लाइन। वी एक्स में बोलो एलिप्स, ए वी में ए एक्स में विद नेगेटिव स्लोप, वी एक्स में ए एक्स ए वी में और ए एक्स में स्ट्रेट लाइन विद क्या दो आ गया यार। अरे बेसिकली साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इससे 1 करो या इससे 1 करो, आपको इक्वेशन तो एलिप्स वाली मिल रही है ना, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, क्या दो आया हाँ ना तो बोलो। अच्छा कोई पूछे वी एक्स ग्राफ सर्कल है तो इसका मतलब ओमेगा क्या होगा 1। बेटा अगर ए और बी बराबर होते तभी तो एलिप्स सर्कल बनता है, तो अगर कोई कहेगा वी एक्स ग्राफ सर्कल है इसका मतलब ओमेगा क्या होगा 1। आया, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं, हमें उम्मीद कम है। फेज क्या बताता है बेटा, खाली पोजीशन या सब कुछ, सब कुछ, बोथ पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। हालत बताता है पूरी की पूरी, क्या बताता है हालत बता देता है पूरी की पूरी। नेक्स्ट, अरे भाई स्पीड हाफ है मैक्सिमम स्पीड की, अरे भाई कैसी लड़की है यार ये बताओ यार। प्रदीप सर ने ये बातें बता रखी थी, x और v की वैल्यूज याद आ रही बातें। जब x a/2 होगा तो या तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से सोच लो, नहीं तो डायरेक्टली बोल दो। अगर ये a/2 है तो मतलब साइन हाफ है तो cos रूट 3/2 ए ओमेगा रूट 3/2 क्या दो आ गया। अब वो यार रूट 3 नीचे आ रहा है, अब इन्होंने कहा वेलोसिटी मैक्सिमम की हाफ है मतलब cos हाफ है तो साइन क्या होगा रूट 3/2 क्या दो आ गया यार। अब स्पीड मैक्सिमम की हाफ है तो cos की वैल्यू हाफ है, cos हाफ का होता है तो साइन क्या होता है रूट 3/2, तो x क्या होगा a रूट 3/2। बोलो आया, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 23, a uniform rod of length L mass m is hung from two strings of equal length from a ceiling as shown in figure T1/T2। ठीक है, ये है T1/T2 बताना है, एक L/4 पे है एक कोने पे है, एक L/4 पे है और एक कोने पे है। ये mg लग रहा है, ये L/4 तो ये भी L/4 और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो कोने से L/2 हुआ। जब T1 T2 का रेशियो पूछा जाए तो प्रदीप सर ऐसा कहते थे कि आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखनी चाहिए। mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, T1 इंटू L/4, ओ सॉरी ये तो L/2 है, T1 इंटू L/2 बराबर T2 इंटू L/4। आया समझ में नहीं आया? यहां से T1/T2 कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत। हॉलो हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर है तो क्या हॉलो हेमिस्फेयर में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगती है? नो 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 नो, ये 3D बॉडी, कैसी बॉडी है ये हॉलो हेमिस्फेयर है। जो इस डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो इस डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बराबर होगा वो क्या होगा। अब इसके अबाउट कितना होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको I2 के रखा है, इसके अबाउट वाले को I3 के रखा है और इसके अबाउट वाले को I1 के रखा है, इस एक्सिस के अबाउट वाले को। ये भी डायामीटर है, ये हॉलो हेमिस्फेयर ऐसा है और ये भी, तो दोनों के अबाउट सेम ही होगा। पर सोचो अगर मैं ये वाले पार्ट को है ना इधर ही लेके आ जाऊं, यहां से हटा के,
इधर ही लेके आ जाऊँ, 2 बना दूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में I3 के अबाउट? जो इधर मास था वो इधर आ गया। और सोचो इसको यहां से हटा के मैं यहां ले जाऊं तो जो जितनी दूर पे मास था उतनी दूर पे ही है। कोई फर्क पड़ा? बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, तो I3 भी बेसिकली डायमीटर के अबाउट ही हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I1 I2 I3 तीनों, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा 2I3। क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा? हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ की ना। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक सेकेंड, एक सर्कुलर डिस्क है R रेडियस की, T थिकनेस की, ठीक है। एक सर्कुलर डिस्क है R रेडियस की, T थिकनेस की, तो इसकी वॉल्यूम हो गई पाई आर स्क्वायर टी, पाई आर स्क्वायर जो भी थिकनेस है। अगली जो डिस्क है Y, वो 4R रेडियस के, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू 4R स्क्वायर इंटू थिकनेस T/4। तो ये कितना हो गया? एक 4 कट जाएगा, एक 4 बढ़ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर टी। इसका मास अगर m होगा तो इसका 4m, तो इसका रेडियस r है और इसका 4r है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो इसका क्या होगा? mr²/2 होता है। क्या होता है? मास भी 4 टाइम्स हो गया इसलिए 4 टाइम्स हो जाएगा, रेडियस 4 टाइम्स हो गया इसलिए 16 टाइम्स हो गया। नहीं आया? मास के 4 टाइम्स होने से 4 टाइम्स हो गया, रेडियस के 4 टाइम्स होने से 16 4 दा 64 टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया? नहीं है, नहीं है, ये I है, तो बेटा मास हो गया 4m, रेडियस हो गया 4r का स्क्वायर/2, तो क्या आ जाएगा? 64I। क्या आ जाएगा? नहीं है, नहीं है, खड़े जाओ, पांचों खड़े जाओ। समझ में आया कैसे आ गया? mr²/2, 4m 4r²/2 दिख रहा है? कौन है बता दो। बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, पाई आर स्क्वायर h होती है वॉल्यूम, करेक्ट है। एक का रेडियस r है, थिकनेस t है, दूसरे का रेडियस 4r है और थिकनेस T/4 है, और थिकनेस T/4 है। तो पाई इंटू 4r का स्क्वायर इंटू T/4, ये क्या बन गया? एक 4 कट जाएगा, एक 4 बच जाएगा, तो इसकी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर टी है, इसकी 4 पाई आर स्क्वायर टी है। तो इसका मास अगर m होगा तो इसका 4m होगा। तो एक m मास की r रेडियस की डिस्क है और एक 4m मास की 4r रेडियस की डिस्क है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो इसका क्या होगा? 4m इंटू 4r का स्क्वायर/2, दैट इज 16 4 दा 64 टाइम्स हो गया। तो IY इज 64IX। पहले वाले का IX कह रखा था, मैंने I कह दिया था, चलेगा? नहीं आ पाए हैं? समझने की कोशिश करेंगे तो पक्का समझ पाएंगे। अगर यही सोच के बैठेंगे कि हम केवल और केवल वीडियो देख के उठ जाएंगे या लेक्चर सुन के उठ जाएंगे, तो बेटा फिर कोई फ़ायदा नहीं। ध्यान से समझने की कोशिश करें, हम आपको पक्का समझा पाएंगे। नेक्स्ट, अगला, a thin ring of mass m is radius r is rotating about its axis with angular velocity omega. 4 particles each of mass m are kept gently to the opposite ends of 2 perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be, angular velocity ring की क्या हो जाएगी? बताता हूँ। अरे तो बहुत ही बेकार है, 4 पार्टिकल चिपका दिए ना बेटा। देखो पहले m मास की रिंग घूम रही थी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? mr² इंटू ओमेगा, ये एंगुलर मोमेंटम। हमने 4 मास रख दिए उसके ऊपर जो रेस्ट पे थे, जिनका एंगुलर मोमेंटम पहले 0 था। बाद में क्या हो जाएगा? mr² इसका और 4mr² उनका। 4 पॉइंट मास जो चिपका दी हमने यहाँ पे, छक 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 छक, क्या दो आ गया? I ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश क्या आ जाएगा? m ओमेगा r² तो कट जाएगा अपॉन m प्लस 4m। तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। कह रहे 4 पॉइंट मास हमने लिया और चिपका दी, 4 पॉइंट मास हमने जेंटली रख दिया उस पर। हाँ ना बोलो यार, क्या दो आ गया यार? बस खाली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, और सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m रेडियस r रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड ऑफ length L, height h. What is the speed of the center of mass when the cylinder reaches the bottom? height h से आया नीचे,
कितनी हाइट से आया नीचे, h हाइट से आया नीचे। आइए समझते हैं। अब यहां पे रफ्तार क्या होगी बताओ, v कितनी होगी, mgh ग्रेविटी ने वर्क किया, mgh ग्रेविटी ने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, आई किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। अरे बोल दो आ गया यार, हाफ 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा क्या होती है, रफ्तार, v बताना है, m गया v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4gh/3। तो v कितना हो जाएगा √4gh/3। जब ये यहाँ से यहाँ पे आया, हाइट h नीचे आया, ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, ग्रेविटी ने वर्क किया और जो ग्रेविटी ने वर्क किया उससे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ गई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रविशंकर त्रिपाठी, इसको मुक्का लगाओ, हाँ रविशंकर को, हाँ रविशंकर बेटा बात सुनेंगे ध्यान से। mgh ग्रेविटी ने वर्क की बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा मन लगाएं, इधर देखें, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया, पक्का आ गया बेटा। लगातार बोर्ड पे नजरें गड़ी हूँ, लगातार, हाँ बहुत शानदार, कह दो आ गया। बस बेटा वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना, धन्नो आया नहीं आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये रॉड है, रॉड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, एक्स को वेरी कर रहे हैं और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछा है। शायद किसका पूछा है, सेंटर ऑफ मास का या एंड का, किसी का भी पूछ लो यार। ये रॉड है, ये हिंज्ड है, एक्स पे फोर्स लगाया, कहाँ पे फोर्स लगाया, तो टॉर्क क्या आएगा Fx। टॉर्क क्या आएगा, नहीं है, आप कहोगे यार वो तो परपेंडिकुलर है। अरे तो भी mg का टॉर्क तो आना ही नहीं है, आना तो F का ही है ना यार। अरे हाँ ना बोलो यार, लो यार, खुश हो गए, मजा आ गया। mg तो यहीं से ही पास करेगा, mg का टॉर्क आएगा यहाँ से, हिंज से जो भी फोर्स होगा उसका टॉर्क आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बोलो आया कि नहीं। अब F फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, F फोर्स। जाली बंद कर देंगे, ठीक है, सारी जगह से। 2-3 लड़कियां खड़ी हो जाएं, 3-4 लड़के खड़े हो जाएं, जाली वाली बंद कर दीजिए हर जगह से। तो m बेटा बात सुने, f इंटू एक्स, f इंटू बेटा बोलेंगे f इंटू एक्स बराबर आई अल्फा, ml²/3 अल्फा। क्या दो आया, हाँ ना बोलो, आया क्या, अल्फा प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, L∝/2। बेटा जब रॉड घूमेगी ना तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे होगा। 2 ही एक्सेलरेशन होंगे, एक रेडियल और एक टेंजेंशियल। रेडियल होता है ω²r, पर ओमेगा तो 0 है, पर ओमेगा तो अभी तो स्टार्ट हो रही है, तो खाली क्या होगा r∝, खाली क्या होगा, r क्या है L/2। अगर अल्फा प्रोपोर्शनल टू x है, चलो निकाल ही लेते हैं L∝/2 की वैल्यू, 3f(x/2ml). तो बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किस पे डिपेंडेंट आ गया, x पे। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वर्सेस x क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। हाँ ना बोलो यार, जैसे जैसे x बढ़ेगा टॉर्क बढ़ेगा, टॉर्क बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो r∝ भी बढ़ेगा। कह दो आया, सिंपल। नेक्स्ट क्या, f इंटू एक्स टॉर्क हो गया, टॉर्क बराबर I∝। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन L∝/2। सेंटर ऑफ मास जो है वो सर्कुलर पाथ में जाने वाला है। सर्कुलर मोशन में 2 ही एक्सेलरेशन होते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। रेडियल है नहीं क्योंकि रॉड इनिशियली रेस्ट पे है, तो ω²r तो होगा नहीं, खाली टेंजेंशियल आएगा L∝/2। उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल ली, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाली, यहाँ पे डाल दी, आ गया। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, a circular disc of radius r, thickness r/6 has moment of inertia I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. It is melted and recast into a solid sphere. The moment of inertia of the sphere about its diameter as axis of rotation. आइए बेटा देखो, एक सॉलिड डिस्क है, पहले एक डिस्क है r रेडियस की, r/6 थिकनेस की, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, πr² इंटू r/6। क्या ये बात समझ में आ गई।
उसको बना दी एक स्फेयर, तो उसकी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब बराबर ही होगी। यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, पाई को काटेंगे, 3 2 जा 6, ये हो गया। आर कितना आ गया, r/2, कह दो आ गया, नहीं आया? अरे यार आर क्यूब हो गया, r³ 8, आर क्यूब निकल के आ रहा था r/2 का क्यूब, तो r आ गया r/2। अब पूछ रहे हैं कि डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो, 2/5 m r², और रेडियस हो गया r/2। जो सॉलिड स्फीयर बन गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, पहले I था, पहले क्या था m r²/2, क्योंकि रेडियस r था। अब ये हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 2² आएगा, कट जाएगा, तो mr²/10 हो गया। मतलब पहले का 1/5, पहले का I/5 हो गया। अरे कह दो आया? समझ में नहीं आया? मेरी बात सुनो, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसे क्वेश्चन इन जनरल वैसे सरफेस टेंशन में पाए जाते हैं, सरफेस टेंशन में, इलास्टिसिटी में, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू दिस वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये सरफेस टेंशन में आते हैं, बबल फूट के उसके ड्रॉप बन गई, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इन जनरल हमको सरफेस टेंशन और इलास्टिसिटी में मिलते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे भी मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन हमको कंडक्शन में मिलते हैं, रेजिस्टेंस में मिलते हैं, है ना। यहाँ पर इन जनरल वैसे हमको नहीं मिला है, नीट में मिल सकता है। πr² इंटू r/6, ये पहले की वॉल्यूम थी πr²h, बाद में 4/3 पाई आर की वॉल्यूम सेम करी, वहाँ से स्मॉल r निकाला। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, जिसको इन्होंने I कह रखा है। बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' 2/5 mr², लेकिन रेडियस हाफ हो गया। जो सॉलिड स्फीयर बन रहा है वो r/2 रेडियस का बन रहा है, जो सॉलिड स्फीयर बन रहा है वो, तो 2/5 mr/2²। यहाँ से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली, mr²/10 आ गई, दैट इज पहले की 1/5 आ गई, दैट इज अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I/5 आ पाया है। बेटा अगर समझने की कोशिश करेंगे तभी हम समझा पाएंगे, नहीं तो हम बता नहीं पाएंगे। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करें, साथ साथ में हम आपको पक्का समझा पाएंगे, है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बोलेंगे, एक एक स्टेप सुनते जाएं, एक एक स्टेप लिखते जाएं, वीडियो को पॉज करते जाएं, लगातार देखते जाएं। और बेटा जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो हाथ उठाएं। ये समझ में आ गया? बेटा πr² इंटू r/6 ये थी इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या थी, फाइनली 4/3 पाई आर क्यूब हो गई। वॉल्यूम तो सेम रहेगी, वहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकाली, I r/2, बहुत आसानी से आ जाएगी, हाथ से लिख के करेंगे पक्का आएगा। पहले का मोमेंट ऑफ एनर्जी mr²/2, बाद का 2/5 mr², r की वैल्यू r/2, क्या दो आया, नहीं आया? नेक्स्ट 30th क्वेश्चन कह रहे हैं एक रिंग पे एक डिस्क है 0 मास की, उस पर 5 पार्टिकल चिपका दिए गए हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, रेडियस दिया 0.1। एक डिस्क है जिसका मास नहीं है, उस पर 5 पार्टिकल चिपका, 1 2 3 4 5, 2 kg के, कितने kg के, और 0.1 डिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, 2 इंटू 0.1² प्लस 2 इंटू 0.1² इंटू 5 कर दो यार, 0.1² 0.01, 5 2 10, 10 इंटू 0.01 क्या आ जाएगा, 0.1, क्या दो आया, नहीं आया? 2 इंटू 0.1², डिस्क तो 0 मास की है, तो खाली पॉइंट मास का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, 2 इंटू 0.1² एक का इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 0.1, क्या दो आया? कोई दिक्कत? A rigid lamina is rotating about an axis perpendicular to its plane through O as shown in figure. The angular velocity of B with respect to A. बेटा किसी भी पॉइंट पे अगर हम रिजिड बॉडी पे बैठते हैं, बॉडी सीम टू रोटेट अबाउट दैट पॉइंट विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, तो सेम ओमेगा आएगा। भले ए के अबाउट देख लें, भले बी के अबाउट देख लें, भले कोई भी पॉइंट एक्स हो उसके अबाउट देखेंगे किसी दूसरे पॉइंट को, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, 5 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये बात समझा चुके थे हम? यस। पिछले क्वेश्चन, पिछले चैप्टर में, पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, इस टेस्ट में भी आया। सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम मास की रॉड, एल लेंथ की, एम मास की, एल लेंथ की। बेटा देखो सेंटर के अबाउट होता है ml²/12 रॉड का, एंड के अबाउट ml²/3, ये भी l/2 डिस्टेंस पे होती है एंड भी, और ये भी l/2 डिस्टेंस पे। और बेटा अगर सेंटर ऑफ मास से अगर बराबर डिस्टेंस पे जाते हैं, IC + md² होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसके अबाउट अगर ml²/3 तो इसके अबाउट भी ml²/3, इसका भी ml²/3, इसका भी ml²/3, इसका भी ml²/3, 4 ml²/3, 4 ml²/3। नेक्स्ट सॉलिड स्फीयर, रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर की रेस है, फर्स्ट कौन आएगा, सॉलिड स्फीयर। बेटा एक्स फ्रिक्शनलेस प्लेन है, कैसा प्लेन है, आई एम सॉरी
प्लेन क्या रखा है, फ्रिक्शनलेस है, प्लेन क्या रखा है, फ्रिक्शनलेस है। तो बेटा अगर फ्रिक्शनलेस है तो सबके सब जी साइन थीटा से आएंगे। अगर रोलिंग विद स्लिपिंग होगा या खाली स्लिपिंग हो, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जी साइन थीटा अपॉन n + 1 नहीं होगा। मेरे को लगा रफ इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने पढ़ा नहीं। फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस है तो सबके सब किससे आएंगे, जी साइन थीटा से आएंगे। सबके सब किससे आएंगे, जी साइन थीटा से आएंगे। आया समझ में या नहीं आया? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 123, बेटा फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन है, सबके सब जी साइन थीटा से आएंगे, सबके सब साथ में आएंगे, कोई भी पहले नहीं आएगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, अ स्फीयर ऑफ मास 10 किलोग्राम 0.5 मीटर रोटेट्स अबाउट इट्स टेंजेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा स्फीयर का, है ना? अगर स्फीयर कहते हैं तो सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², एक्सिस के अबाउट, सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट 7/5 mr², 7/5 mr²। बोलो आया? नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मूथ है और प्योर रोलिंग करता हुआ एक स्फीयर जा रहा है, प्योर रोलिंग करता हुआ एक स्फीयर जा रहा है सृष्टि, है ना? वहीं रख दो। आइए देखें, हाँ तो बेटा एक स्फीयर जो है वो प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है v से और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और वो जा रहा है और स्मूथ है। तो स्मूथ है बेटा, अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, सेम मास के होते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, रफ्तार जो होती है बेटा वो बदल जाती है, रफ्तार इंटरचेंज होती है। इसके पास v होती है तो इसके पास v आ जाती है। बेटा अगर इलास्टिक कोलिजन होता है, सेम मास की बॉडीज का हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। जो रेस्ट पे होगा वो v से चलने लग जाए, पर इसकी ओमेगा तो चेंज होगी नहीं क्योंकि स्मूथ है। क्योंकि बेटा रोकने के लिए तो बेटा कोई फ्रिक्शन चाहिए होगा ना, कोई फ्रिक्शन चाहिए होगा, तो फ्रिक्शन कहीं पे है नहीं। ये जिंदगी भर ओमेगा से घूमता रहेगा, वो v से सीधा चलता चला जाएगा, रोटेट भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि फ्रिक्शन तो है ही नहीं। फ्रिक्शन होता, कोई बॉडी को अगर आप ऐसे फेंको सीधे, थोड़ी देर बाद रोल करना चालू करती है फ्रिक्शन के कारण, पर फ्रिक्शन ही नहीं है तो सीधे ही जाती जाएगी, तो सीधे ही जाती जाएगी। क्या तो आया समझ में? नहीं आया? ठीक है। नेक्स्ट, तो अगर कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसके पास तो खाली हाफ IC ओमेगा स्क्वायर हो गई, और इसके पास क्या हो गई, हाफ mv²। हाँ ना बोलो? इसके पास तो अब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट खाली रोटेट कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ I एक्सिस ओमेगा स्क्वायर, और ये तो खाली v से चल रहा है, तो खाली हाफ mv² रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है। हालांकि इसमें पूछा था ओमेगा ए और ओमेगा बी के बारे में, तो ओमेगा ए तो ओमेगा ही रहेगा और ओमेगा बी तो 0 ही रहेगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? 3। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन है 126। वाले क्वेश्चन में क्या रखा है, ये 10 फोर्स आ रहा है, 10 न्यूटन, इधर को आ रहा है 4 न्यूटन। ये 10 न्यूटन और 4 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे हैं। इधर से 10, जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे होगा वही इस पे होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल सेंटर पे बैठे हुए हैं, तो 10 इंटू आर इधर को टार्क आया, 4 के कारण 4 इंटू आर इधर को आया, तो इधर F3 है, तो F3 क्या होना चाहिए? 14। बेटा 10 इंटू आर, 4 इंटू आर, तो 14 इंटू आर नहीं आया? 10r प्लस 4r इज इक्वल्स टू FR। F कितना हो जाएगा? 14। F कितना हो जाएगा? 14। नेक्स्ट, इसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। एक सर्कुलर डिस्क है, पासिंग थ्रू एज एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 3/2 mr²। बहुत ही बेकार है। एक डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है mr²/2, इसके अबाउट mr²/2 प्लस mr²। क्या तो आया? नहीं आया? हाँ ना तो बोल दें यार, mr²/2 प्लस mr², mr²/2 प्लस, कोई दिक्कत? हाँ कि ना? mr²/2 प्लस mr², बोलो आया? ओके, 3/2 mr² कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 128। कह रहे एम मास का है, उसमें से स्मॉल आर रेडियस की, फ्रॉम अ डिस्क ऑफ रेडियस आर अ सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज कट सो एज टू लीव एनुलर डिस्क ऑफ मास m। अच्छा ठीक है भाई, स्मॉल आर का पोर्शन नहीं है, ठीक है भाई, ये एम मास का ये है। सोचो
दिमाग लगाओ, अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो, स्मॉल आर की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, पूरी डिस्क। इसका मतलब क्या है, स्मॉल आर अगर 0 हो तो इसका मतलब क्या है, ये तो पूरी डिस्क ही हो गई ना। अगर स्मॉल आर रिमूव किया, मैं कह रहा हूं स्मॉल आर अगर 0 है तो मतलब कुछ रिमूव ही नहीं किया, फिर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा ना। तो स्मॉल आर को 0 पुट करो, देखो एम आर स्क्वायर बाई 2 किस में आ रहा है, दो में आ रहा है, पहले में और दूसरे में, करेक्ट है। अब स्मॉल आर को कैपिटल आर लिखो, मतलब खाली रिंग बची, मतलब स्मॉल आर लगभग कैपिटल आर कर दिया, तो एक रिंग बची एम मास की। अब क्या आना चाहिए, एम आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर हो तो एम आर स्क्वायर। अब किस में आ रहा है, खाली पहले ऑप्शन में। जब ऐसी कोई नई सिचुएशन आए तो आपको जुगाड़ लगाना जरूर आना चाहिए। अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो, अगर स्मॉल आर रिमूव किया है तो मैं कह रहा हूं स्मॉल आर 0 कर दो। तो रिमूव क्या किया, 0, तो रिमूव क्या किया, कुछ रिमूव ही नहीं किया, तो मोमेंट ऑफ, अरे भाई अगर कोई कह रहा है स्मॉल आर रिमूव किया, मैं कह रहा हूं स्मॉल आर को 0 करो, कुछ रिमूव ही नहीं किया, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 कह दो यार। और अगर कोई कह रहा है स्मॉल आर, अब इससे मेरे दो ऑप्शन बन गए, अब लग रहा था झंड हो गई, पर झंड तो होने नहीं देंगे, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर कर दो, स्मॉल आर को स्मॉल आर कैपिटल आर हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि अब बची क्या, रिंग। स्मॉल आर लगभग कैपिटल आर से बिल्कुल हल्का सा कम, 0.000000001 कम। तो अब क्या हो गया, जब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो बचेगी क्या, रिंग। क्या बचेगी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर। कह दो आ गया। अब एक ही ऑप्शन है, कह दो आ गया, हाँ ना बोलेंगे। नेक्स्ट, सिंपल मेथड से करूंगा तो मैं कर तो ले जाऊंगा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। आइए देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, कोई भी डिस्क का कोई भी पोर्शन बचे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। कह दो आ गया। क्यों, क्योंकि पूरे का होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर आपने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इधर ही दोनों पोर्शन कर दी, तो भी क्या रहेगा, मास तो उतनी दूरी पे है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, एम आर स्क्वायर बाई 2। एक बार फोल्ड कर दो, जितनी बार मर्जी कर दो, रहेगा तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही। क्योंकि जब आप फोल्ड करते हो तो जो मास होता है वो एक पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन पे जा रहा है, उसका डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं हो रहा है, उसका डिस्टेंस एक्सिस से चेंज नहीं हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। कौन है, 1 सेक्टर इज कट फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, दिस सेक्टर हैज मास एम। इसका मास तो एम ही है ना। अरे कट करके भी तो एम मास का ही बच रहा है ना। अरे बात तो वही है ना, एम मास की डिस्क है, इसको फोल्ड किया, जो पहले जितनी दूरी पे था उतनी ही दूरी पे अभी भी है मास, जो यहां पे था वो यहां पे आ गया, करेक्ट है, वही दूरी पे आया है, अभी भी एम मास की आधी डिस्क है। एक और फोल्ड मारो, मैं ये कह रहा हूं एक और फोल्ड मारा, अभी भी तो एम मास का ही है ना यार। ये कह रहे हैं ना एम मास का एक सेक्टर बचा है ना, मैं कह रहा हूं फोल्ड कर करके एम मास बना दिए, कोई फर्क पड़ा, एम मास कैसे बनाया वो, उससे क्या फर्क पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, या एक्सिस से क्या डिस्टेंस है उससे फर्क पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। कह दो आगे यार। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। नेक्स्ट, कह रहे हैं डिस्क घूम रही है, उस पर हमने कुछ प्लास्टिसीन के हमने पार्टिकल्स डाल दिए जो उस पर जाके चिपक गए। तो अगर बेटा एक बॉडी घूम रही है, अगर एक बॉडी सृष्टि अगर एक बॉडी घूम रही है, उस पर अगर आपने कुछ पार्टिकल्स डाल दी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, आई बढ़ गया, ओमेगा कम हो जाएगा, तो ओमेगा कम हो जाएगा। ओमेगा, ये कह रहे हैं डिस्क का क्या कांस्टेंट रहेगा, ना तो एल ना तो ओमेगा। डिस्क का एंगुलर मोमेंटम भी डिक्रीज हुआ है, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी भी डिक्रीज हुई है। एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट होता है, नहीं आया समझ में, एंगुलर मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व होगा बेटा। आप ये कह सकते थे आई ओमेगा बराबर नया आई डैश ओमेगा डैश, तो पूरे सिस्टम का वही है, पर डिस्क का तो कम हुआ है ना, खाली इंडिविजुअल। मान लो मैं ऐसे घूम रहा हूं, है ना, फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे, कोई मेरे हाथ में अचानक से 2 समोसे पकड़ा दे, इस हाथ में भी इस हाथ में भी, तो क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और मेरा ओमेगा कम हो जाएगा, मेरा ओमेगा कम हो जाएगा। मैं उसको दुआएं जरूर दूंगा पर मेरा ओमेगा कम हो जाएगा, मेरा एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा। सिस्टम का वही है, सिस्टम का। हाँ, तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। अगला
अगला क्वेश्चन है बेटा 12 लेंथ की रॉड है, 12 लेंथ की रॉड है प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है। जब वो ग्राउंड को जस्ट मतलब जब वो हॉरिजॉन्टल होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? प्लीज़ मेरी बात सुने ध्यान से, ये कंडीशन है, अभी एंगल अल्फा है, जब ये कंडीशन होगी तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? 12 लेंथ की है तो सेंटर ऑफ मास L साइन अल्फा नीचे आएगा, L पे होगा सेंटर ऑफ मास, 12 लेंथ की रॉड है तो L साइन अल्फा सेंटर ऑफ मास नीचे आया। ग्रेविटी ने वर्क किया mg L साइन अल्फा बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ ml स्क्वायर बाय 3 ओमेगा स्क्वायर। यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं, यहां से आप ओमेगा निकाल सकते हैं। क्या दो आया? ओ सॉरी, लेंथ जो है वो तो 12 है, m इंटू 12 का स्क्वायर बाय 3। क्या दो आ गया यार? एम जी एल साइन अल्फा बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई होता है ml स्क्वायर बाय 3, लेकिन रॉड की लेंथ अब 12 है, रॉड की लेंथ अब क्या दो आया समझ में? आप तो ऐसी गलती नहीं करेंगे ना यार, ठीक है। नेक्स्ट अगला, मास दे रखा है 10 kg है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 160, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 160 विद रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर, सारा का सारा मास उठा के एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे रख दें, I इक्वल टू एम के स्क्वायर करना है बेसिकली यार। कह दो आ गया, ये 160 है, ये 10 है, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 आ जाएगा, के यहां से 4 आ जाएगा। क्या आया समझ में? बिल्कुल ही बकवास है। R क्रॉस P, ये एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, R क्रॉस P से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। R क्रॉस P एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या मेरे को निकालना चाहिए? कितने लोग मेरे को बता सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी डायरेक्टली? माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। अब बताओ ये किससे परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर किससे? अगर मान लो ये एंगुलर मोमेंटम आ रहा है बेटा, क्या मैंने R क्रॉस MV करना सिखा रखा है? क्या मैं मान सकता हूं? रिवीजन में भी सिखाया था। अब मेरे को ये बता दो ये वेक्टर किससे परपेंडिकुलर है? आई कैप से। किससे इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा? बेटा मेरी बात सुनो, डॉट आई कैप तो 0 होगा ना, जे डॉट आई भी 0 होता है, के डॉट आई भी 0 होता है। क्या दो आया? तो ये परपेंडिकुलर किससे है? एक्स एक्सिस से। किससे परपेंडिकुलर है? एक्स एक्सिस से। प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहता है जब टॉर्क 0 होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, जो कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स में नहीं है, तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगला है डिस्क है 5 सेंटीमीटर की, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? डिस्क अगर mr स्क्वायर बाय 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, सारा का सारा मास उठा के कहां रख दें? m के स्क्वायर, तो k आ गया r बाय रूट 2। k क्या आ गया? r बाय रूट 2। r दे रखा है 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 5 रूट 2 बाई 2, 1.4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 1.4 इंटू 5 7 बाई 2 क्या हो जाएगा? 3.5। मैं जानता हूं कि मेरे को एक्चुअली इसको 1.414 लेना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं ना यार। बेटा mr स्क्वायर बाई 2 को m के स्क्वायर किया, k r बाई रूट 2 आ गया, r दे रखा है 5, तो 5 बाई रूट 2 है ना, उसको मैं रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं फिर बोल दे रहा हूं mr स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू m के स्क्वायर, k क्या आ गया प्यारे बच्चों? r बाई रूट 2, 5 बाई रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 5 रूट 2 बाई 2, 5 इंटू 1.4, 14 5 70 होता है, तो ये ऊपर बन गया 7 बाई 2, अप्रॉक्सीमेटली 3.5। दैट इज ऑप्शन कौन सा है प्यारे बच्चों? 1। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ, है ना। नहीं तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप ये करें प्यारे बच्चों, आप हर रिवाइंड करें, दोबारा देखें, कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट होता है जो आपका टेस्ट होता है, बहुत ध्यान से देखें और बाकी बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड प्यारे बच्चों, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।